फ्रेंड्स, इट्स अनुराग अमिताभ और कमेंट्री और पाकिस्तान में आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की। पाकिस्तान एक ऐसा देश, एक ऐसा मुल्क जहां पर अमन सिर्फ दो बम धमाकों के बीच में होता है, और चूंकि ये बम धमाके तकरीबन हर रोज होते हैं, इसलिए कहा जा सकता है कि पाकिस्तान में अमन का वक्फा सिर्फ चंद घंटों का होता है। भारत में उरी हमले और उसके बाद हुई सर्जिकल स्ट्राइक के बाद तकरीबन आज हर भारतीय जानना चाहता है कि पाकिस्तान दरअसल क्या है। एक देश, एक टूटा हुआ देश, आतंकवादी देश, आतंकवाद से पीड़ित देश, फेल्ड स्टेट और द कंट्री विद द एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म। दरअसल पाकिस्तान धोखे, झूठ, एहसान फरामोशी और लालच की बुनियाद पर बना एक ऐसा देश है जिसने इस्लाम जैसे पाकीज़ा मजहब का बेजा इस्तेमाल करके न केवल अपने सरजमी के बल्कि अपने आवाम के भी टुकड़े टुकड़े करा दिए। 1971 में बांग्लादेश का अलग होना यही बताता है कि वन जो नेशन की आपकी थ्योरी थी इस्लाम के ऊपर बनी हुई, वो गलत साबित हो गई। आज अब जब पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पाक मुखालिफ नारे सुनते हैं तो आपको लगता है ये कोई नई चीज़ है कि पाकिस्तान की आवाम खुद अपने ही मुल्क के खिलाफ लगातार नारे लगा रही है, लेकिन दरअसल ये कोई नई चीज़ नहीं है। 1947 14 अगस्त को पाकिस्तान के आज़ाद होते ही साथ वहाँ की आवाम को ये तय हो गया था कि उसके देश के टूटने का वक्त भी मुकर्रर हो चुका है। वो वक्त था 14 अगस्त 1947। तो आज हम कमेंट्री ऑन पाकिस्तान में बात करेंगे पाकिस्तान के हालातों के बारे में। वो कश्मीर और पंजाब को तोड़ने की बात ज़रूर करता है, लेकिन दरअसल वो खुद किस कदर खोखला, जर्जर, पीड़ित और सिसकता हुआ पाकिस्तान है। बांग्लादेश के अलग होने के बाद पाकिस्तान के 4 राज्य बचते हैं, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब। इसके अलावा जो फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड उनके एरिया हैं जिसमें फाटा है, गिलगिट बल्तिस्तान और पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, इन चारों फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड इलाकों में भी पाकिस्तान मुखालिफ नारे लगातार सुनाई देते हैं। और बाकी 4 राज्यों के हालात क्या हैं? पाकिस्तान में आज जब भी बंदूक उठती है, गोली चलती है, गोली चलाने वाले का नारा होता है ला इलाहा इल्लल्लाह। गोली जिस्म के आर पार होती है, मरने वाले के मुंह से सदा आती है ला इलाहा इल्लल्लाह। जब कातिल भी मुसलमान, मकतूल भी मुसलमान। जब कातिल का भी वही रब जो मकतूल का रब, कातिल का भी वही नारा जो मकतूल का नारा, कातिल का भी वही काबा जो मकतूल का काबा। तो फिर कातिल कहलाए गाजी और मकतूल कहलाए शहीद, तो अल्लाह किसकी मदद के लिए आए? इसलिए पाकिस्तानियों ने 1971 आते आते जब 2.5 लाख अपने बंगाली मुसलमान भाइयों को गद्दार, आधा मुसलमान कहकर मार डाला, लाखों बंगाली महिलाओं की इज्जत गद्दार कहकर लूट ली, तो अल्लाह पाकिस्तानियों की मदद के लिए आगे नहीं आया। पाकिस्तानियों की मदद के लिए, ईस्ट पाकिस्तानियों की मदद के लिए अल्लाह आगे आया, नतीजे में बांग्लादेश बना। दरअसल अगर हम ईस्ट पाकिस्तानियों की जो आज बांग्लादेश है उनके नेताओं की बात माने तो मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने भारत को तोड़ा और पाकिस्तान को बनाया, उन्होंने बंगालियों के सरमान नेता एच.एस. सुहारवर्दी से एक वादा किया था कि पाकिस्तान में शामिल होने के बाद ईस्ट बंगालियों की न भाषा पर हमला होगा, न संस्कृति पर हमला होगा, न रहन सहन पर हमला होगा। चूँकि ईस्ट पाकिस्तान के जो बंगाली मुसलमान भाई थे उनकी भाषा बंगाली थी, संस्कृति भी बंगाली थी, और बंगाली का इतिहास उर्दू से सैकड़ों साल पुराना था। लेकिन कहते हैं ना कि झूठ की ज़मीन पर धोखे के दरख्त का खोखला होना हमेशा तय होता है। ऐसा हुआ भी। आज़ादी की 1947 में जब पाकिस्तान को आज़ादी मिलती है, महज 7 महीने बाद ईस्ट बंगाल के मुसलमान भाइयों को ये पता चल गया कि उनके साथ एहसान फरामोशी की शुरुआत हो चुकी है। 21 मार्च 1948 को मोहम्मद अली जिन्ना साहिब पाकिस्तान जाते हैं, ईस्ट पाकिस्तान जो आज का बांग्लादेश है, वहाँ के ढाका के रेस कोर्स मैदान में जाते हैं और एक तकरीर करते हैं, एक भाषण देते हैं। उस भाषण को देते ही साथ वहाँ लाखों की संख्या में जुटे बंगाली भाइयों और बहनों को ये पता चल गया कि उनके देश का टूटना तकरीबन तय है। दरअसल उस भाषण में मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने ये साफ जता दिया कि अब आपकी भाषा, जो राष्ट्रीय भाषा है, वो उर्दू होने जा रही है। पाकिस्तानियों के लिए बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि वादा किया गया था कि उनकी भाषा पर कोई हमला नहीं होगा। पूरे पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन थी उस वक्त, वो उसमें से 56% जो पॉपुलेशन थी उसकी भाषा बंगाली थी, और सिर्फ 3% जो पॉपुलेशन है उसकी भाषा थी उर्दू, और उनकी जो राष्ट्रभाषा है वो उर्दू कर दी गई। इसके साथ साथ जिन्ना साहब ने यह भी बोला कि अब अगर जो कोई भी बंगाली को राष्ट्रीय भाषा बनाने की बात करेगा उसे गद्दार माना जाएगा, भारतीय एजेंट माना जाएगा। अपने आप में ये काफ़ी बड़ा झटका था बंगाली भाइयों के लिए, क्योंकि उन्होंने तन मन धन से जिस पाकिस्तान के लिए अपना खून बहाया, आज उन्हें ये सिला देखने को मिल रहा था। बहरहाल एहसान फरामोशी की दूसरी घटना होती है 1952 में, जब बंगाली छात्र जो मुसलमान भाई थे इस पाकिस्तानियों के, वो एक आंदोलन करते हैं कि बंगालियों की, उनकी जो असमत की बात है, वो राष्ट्रीय भाषा उनकी बंगाली की जाए।
जाहिर है पाकिस्तान आर्मी या आईएसआई ऐसे कैसे देख सकती थी, उन्हें गद्दार कहकर उन पर गोलियां चलाई गई, 5 से 7 छात्र मारे गए। तब से जो आंदोलन चलता रहा पाकिस्तान से अलग होने का, पाकिस्तान को समझाने का कि हमारी संस्कृति पर हमला मत कीजिए, पाकिस्तान नहीं माना। वन नेशन थ्योरी एक पैदा की। नतीजतन 1971 आते आते तक एहसान फरामोशी की इस घटना ने तकरीबन 2.5 से 3 लाख लोग, बल्कि अघोषित तरीके से कहा जाए तो 20 से 30 लाख पाकिस्तान आर्मी ने अपने ही मुसलमान भाइयों का कत्ल किया, हजारों लाखों बंगाली महिलाओं की इज्जत लूट ली। यानी 14 अगस्त 1947 को जो देश आज़ाद होता है, महज 24 साल के अंदर वो देश टूट जाता है। उसका एक बड़ा हिस्सा 56% आबादी टूट जाती है और 5 राज्यों में से सिर्फ 4 राज्य बनते हैं। आप बात करते हैं पाकिस्तान बात करता है भारत को तोड़ने की, कश्मीर पंजाब की, लेकिन सिर्फ 24 साल के अंदर आपकी असलियत समझ में आ जाती है और इस्लाम के नाम पर बने देश की ये थ्योरी आपकी गलत साबित हो जाती है। अब मैं आपको एक शेर सुनाता हूँ। मुझे जंगे आज़ादी का मज़ा मालूम है, मुझे जंगे आज़ादी का मज़ा मालूम है, मुझे बलूचों पर जुल्म की इंतहा मालूम है, मुझे पाकिस्तान में रहने की दुआ मत दो, मुझे पाकिस्तान में 60 साल जीने की सज़ा मालूम है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान के सबसे बड़े राज्य की, एरिया के हिसाब से बलूचिस्तान की। और इस शेर ने मौजूद कर दिया होगा कि मेरे जिस शायर ने, जिस मजलूम शायर ने ये लिखा है, उसका कहने का मकसद क्या था। पाकिस्तान का बलूचिस्तान कभी भी पाकिस्तान के साथ रहना नहीं चाहता था, पाकिस्तान के साथ जुड़ना नहीं चाहता था। और जिसने ये शेर लिखा है, मुझे शायद बताने की ज़रूरत नहीं होगी कि उसका क्या हश्र किया होगा पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी आईएसआई ने। उनका कत्ल कर दिया गया, उन्हें शहीद कर दिया गया। दरअसल बलूचिस्तान कभी भी पाकिस्तान के साथ शामिल नहीं होना चाहता था। आपको शायद बहुत कम लोगों को मालूम है कि 1947 को सिर्फ 2 देश ब्रिटिश इंडिया ने आज़ाद, जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने आज़ाद नहीं किए थे। दरअसल 1947 में 3 देश आज़ाद हुए थे। 11 अगस्त 1947 को स्टेट ऑफ कलात, जो बलूचिस्तान, आज जो बलूचिस्तान है, बलूचिस्तान का बड़ा हिस्सा स्टेट ऑफ कलात 1947 11 अगस्त को हुआ था आज़ाद। 14 अगस्त को पाकिस्तान और 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था। दरअसल बलूचिस्तान 4 बड़े कबीलाई इलाकों को लेकर बना था, जिसमें मकरान, लास बेला, खरान और उसके साथ साथ स्टेट ऑफ कलात भी था। इसके अलावा मरवी और बुक्ती जैसे छोटे इलाके भी थे। तकरीबन 120 से 130 जो वहाँ पर हैं बलोच ट्राइब्स हैं। लेकिन सबसे बड़ा जिसका पूरा राज्य चलता था वो था स्टेट ऑफ कलात का, जिसके सरदार थे मीर अहमद यार खान अहमद जई बलोच साहब। अब चूंकि शुरू से बलोच अलग रहना चाहते थे, पाकिस्तान में शामिल होने की उनकी कोई इच्छा नहीं थी। उन्होंने इसी इच्छा को आगे बढ़ाने के लिए कि ब्रिटिशर्स से बात की जाए, उन्होंने अपना एक वकील रखा, मोहम्मद अली जिन्ना साहब, जो अपने आप में बहुत बड़े वकील हुआ करते थे। उन्हें वकील इसलिए रखा गया ताकि आप हमारे लिए, हमें इंडिपेंडेंट घोषित कराने के लिए आप ब्रिटिशर्स से बात करें। चूंकि जिन्ना साहब बहुत बड़े वकील थे, उन्होंने बहुत अच्छी पैरवी की, निश्चित तौर पे बहुत अच्छी पैरवी की और ब्रिटिशर्स को मना भी लिया कि स्टेट ऑफ कलात जो है ये एक अलग ममालिक के रूप में, एक अलग वतन के तौर पर देखा जाएगा। ब्रिटिशर्स माने और उन्होंने 11 अगस्त 1947 को बलूचिस्तान को आज़ाद भी कर दिया। लेकिन अब बलूच नेताओं की माने तो आज़ाद होते ही 1947 में आज़ाद होते ही मोहम्मद अली जिन्ना साहब की नज़रें गड़ गई बलूचिस्तान पर। और ठीक बांग्लादेश की तरह सिर्फ 7 महीने बाद ही 21 मार्च 1948 को उन्होंने बांग्लादेश में एक स्पीच दी थी, जिससे साबित किया था कि बांग्लादेश आपका इस पाकिस्तान अब नहीं रहेगा। 7 महीने बाद ही उन्होंने एक फिर स्पीच 7 महीने बाद यानी 27 मार्च 1948 को जिन्ना साहब ने पीठ पर छुरा भोंका, जैसा कि बलूच नेता कहते हैं। और 27 मार्च 1948 को उन्होंने आर्मी भेजकर बलूचों को भी अपने साथ मिला लिया, बलूचिस्तान पर कब्जा कर लिया। नतीजे में विद्रोह होना था, क्योंकि बलूच तो चाहते नहीं थे कि साथ रहना। और विद्रोह की शुरुआत जुलाई 1948 से हो जाती है। और ये विद्रोह की आग, पाकिस्तान से अलग होने की आग, आज भी रुकी नहीं है। पहला विद्रोह 1948 में होता है, दूसरा विद्रोह 1958-59 में होता है, तीसरा विद्रोह 1963-69 में होता है, चौथा विद्रोह जो है वो 73-77 तक होता है, 79 तक होता है, पांचवा विद्रोह 2004 से शुरू होता है। और ये विद्रोह इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आज की देर तक टिल नाउ ये जारी है। 2006 में परवेज मुशर्रफ, जिन्होंने नवाज शरीफ का तख्ता पलट किया था, उन्होंने वहाँ के जो सबसे फेमस नेता थे बुगटी ट्राइब के, अकबर खान बुगाती साहब, उनको कत्ल किया, उनको शहीद किया। जिसके बाद से जो आज़ादी की जो मांग है बलूचियों की, वो आज भी जारी है। और वही नारे आप आज भी ब्रह्मदक बुगटी जो उनके नवासे हैं, उनके मुंह से आप सुनते आ रहे हैं। यानी
किस तरीके से पाकिस्तान लगातार टूटता जा रहा है और बावजूद उसके वो पंजाब और कश्मीर में ख्वाब देखता है। अब हम बात करते हैं तीसरे प्रदेश के बारे में, जो क्योंकि बांग्लादेश अलग हो चुका है इसलिए एक प्रदेश, मैंने बलूचिस्तान की बात कर ली। अब दूसरे प्रदेश की बात करते हैं खैबर पख्तूनख्वा के बारे में। खैबर पख्तूनख्वा का दरअसल पहले नाम नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस था, बाद में ये खैबर पख्तूनख्वा हुआ, उसके बारे में मैं आपको आगे बताता हूँ। पख्तून भी कभी नहीं चाहते थे कि वो पाकिस्तान के साथ रहें, और पख्तूनों की इस धरती पे अगर पख्तूनों की हम बात करें तो यहाँ के आसमान पर इतने परिंदे नहीं प्रवास करते हैं जितनी लाशें तकरीबन हर रोज़ इस सरजमी पर गिरती हैं। पख्तून भी कभी साथ नहीं रहना चाहते थे, वो भी ये चाहते थे कि जिस तरीके से बलूचों का अलग बलूचिस्तान होगा, हिंदुस्तान अलग हो गया है, वैसे ही उनका भी पख्तूनिस्तान हो। ये बात ऐसे भी साबित होती है कि 1936-37 में जब जो यूनाइटेड इंडिया था ब्रिटिशर्स के हाथ में, जब इलेक्शंस होते हैं तो वहाँ के सबसे फेमस नेता थे अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें हम सीमांत गादी या बादशाह खान के नाम से जानते हैं। उनकी पार्टी, जो पहले एक आंदोलन हुआ करती थी खुदाई खिदमतगार, उसने खुदाई खिदमतगार और कांग्रेस पार्टी ने मिलकर इलेक्शन लड़ा और 50 में से तकरीबन 17 सीटें 1936-37 में उन्होंने जीती। मुस्लिम लीग जो सपना देख रही थी, ख्वाब देख रही थी अलग ममालिक इस्लामिक नेशन का, उनकी पार्टी को एक सीट भी नहीं मिली। दूसरी बार फिर साबित हुआ कि वो पख्तून रहना नहीं चाहते हैं साथ। ये साबित हुआ 1946 को, एक बार फिर इलेक्शन होते हैं, फिर से खुदाई खिदमतगार और कांग्रेस पार्टी मिलकर इलेक्शन लड़ती है और 50 में से 30 सीटें उसे मिलती हैं। और ये 30 सीटें मिलती हैं, वो सरकार बनाती है खुदाई खिदमतगार पार्टी, और उसका जो मैंडेट था वो साफ मैंडेट इसलिए था कि हमें पाकिस्तान में साथ नहीं रहना है। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना साहब की एक बहुत ज़बरदस्त थ्योरी थी कि उन्होंने जितने भी कबीलाई इलाके, बड़े बड़े सरदार थे पूरे पाकिस्तान के, चाहे सिंध के हों, चाहे पंजाब के हों, चाहे बलूच के हों, चाहे खैबर के हों, उन्होंने सब ज़मींदारों को, जिन्हें पाकिस्तानी जो वडेरे कहलाते हैं, उन सभी ज़मींदारों, वडेरों, कबीलाई सरदारों को स्वायत्तता देने का, ऑटोनॉमी देने का वादा किया था कि आपके साथ आप अपना खुद ममालिक चला सकते हैं एक तरीके से। आपको अगर आपके यहाँ से गैस पाइपलाइन है जो बलूचिस्तान में है, आपको उसका परसेंटेज मिलेगा। इस तरीके की तमाम लिबर्टीज़ देने का वादा किया था। ज़ाहिर है ज़मींदार या बलोच, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, चाहे वो ब्रिटिशर्स के साथ हो या पाकिस्तानियों के साथ हो, वो साथ हो गए। लेकिन जो वहाँ की आवाम थी वो दरअसल कभी साथ नहीं रहना चाहती थी, इसीलिए वोट जो है वो हमेशा खिलाफ आएगा। अब हम बात करें इसके आगे की, तो ये समझ सकते हैं कि पख्तूनों की इस धरती का इस्तेमाल हमेशा से पाकिस्तानी आर्मी ने, पाकिस्तानी आईएसआई ने, पाकिस्तानी हुकूमत ने आतंकवाद को पालने के लिए किया। इसलिए आज भी पख्तूनों की ये धरती लहू से तर है और ज़मीन जो है वो जनाजा बनी हुई है। पाकिस्तान ने इस धरती का प्रयोग शुरू से आतंकवाद पालने के लिए किया। सबसे पहले जब अफगानिस्तान में, जो बिल्कुल बॉर्डर लगी हुई है, अफगानिस्तान में रशिया की मौजूदगी के चलते अमेरिका को पनाह दी। अमेरिकन CIA यहाँ आया और रशिया को हटाने के लिए एक छद्म युद्ध लड़ा गया, जिसमें पाकिस्तान ने अपने यहाँ के मुजाहिदीनों को और जो उज़्बेक और चेचन्या से आए जो मुस्लिम मुजाहिदीन थे उनको पनाह दी, और उन मुजाहिदीनों ने रशिया के खिलाफ अफगानिस्तान में जंग लड़ी। आखिर रशिया अफगानिस्तान छोड़ के भाग गया। लेकिन उसके बाद आपने उन्हीं मुजाहिदीनों ने लाखों मुसलमान भाई ही अफगानिस्तान में मारे, आतंक फैलाया। लेकिन कहते हैं कि जब आप सांप पालते हैं तो वो सांप आपको डसता भी है। वो सांप ऐसे आपको डसता है कि जब वो मुजाहिदीन खाली बैठे तो आपने फिर तालिबान बनाया। उस तालिबान ने अफगानिस्तान की जो चुनी हुई सरकारें थीं, वहाँ की आर्मी थी, वहाँ के जो मासूम और निर्दोष लोग थे, उनको मारना चालू किया। अब तालिबान ने ऐसे लाखों लोग मार डाले। अब वो तालिबान खाली बैठे तो वो क्या करे, उसी सांप ने अब आपको डसना चालू किया। तहरीक तालिबान पाकिस्तान के रूप में उसने जन्म लिया बैतुल्ला मसूद की अगुवाई में, और वो पाकिस्तान आपके आ जाता है। अब तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने, चाहे वो मलाला यूसुफजई पे हमला हो, PNS मेहरान का अटैक हो, या जो दुनिया का सबसे दर्दनाक और ख़तरनाक पेशावर का आर्मी स्कूल का हमला हो जिसमें तकरीबन 141 मासूम बच्चे मारे गए, वो मासूम बच्चे जो आर्मी पर्सनल्स के बच्चे थे वो मारे जाते हैं, तो सवाल एक उठता है। मेरे पाकिस्तानी दोस्त ने मुझसे बहुत अच्छी बात कही कि हम बुरहान वानी को ज़रूर हीरो मानते हैं, लेकिन हमें हमारी पाकिस्तानी आर्मी को ये समझ में नहीं आता है कि अगर आप भी ये तहरीक भी तालिबान के बैतुल्ला मसूद को या उसके बाद जितने भी उसके जो हेड्स हो रहे हैं, अगर आपकी जनता भी अगर उनको अपना हीरो माने, तो हमारे यहाँ की जो ये माएँ हैं जिनके बच्चे शहीद हुए हैं उनको कैसा लगेगा। ज़ाहिर है भारतीय ऐसा नहीं सोचते हैं। बहरहाल
जो ये सांप थे, ये सांप बढ़ते हुए, चाहे तहरीक तालिबान पाकिस्तान हो या इसके अलावा जंदुल्ला हो या लश्कर इस्लाम हो, अलकायदा या जमातुल अरहर जो कि स्प्लिंटर ग्रुप है तहरीक तालिबान पाकिस्तान के, लगातार ऐसे जो ग्रुप्स हैं ये पाकिस्तान के वजीरिस्तान यानी पख्तूनों की इस धरती पर बढ़ते रहे। पाकिस्तानी पंजाबी डोमिनेटेड जो आर्मी है पाकिस्तान की, उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि जो मार रहे थे, जो कत्ल कर रहे थे वो भी पख्तून थे, जो मर रहे थे वो भी पख्तून थे, और जहां जनाजा निकल रहा था वो भी पख्तूनों की धरती थी, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अच्छा, एक चीज और कि जैसे पाकिस्तानियों ने बांग्लादेश का बेड़ा गर्क किया वहां की आवाम की भाषा न बदल कर, बलूचिस्तान में बलूचों को ज़्यादा ऑटोनॉमी न देकर, बलूचों का अपमान कर कर बेड़ा गर्क किया, वही उन्होंने पख्तूनख्वा की इस धरती का नाम बदल कर भी नहीं किया। दरअसल पख्तून शुरू से चाहते थे, जैसे सिंधियों की धरती का नाम सिंध है, पंजाबियों की पंजाब है, बलूचों की बलूचिस्तान है, उनकी धरती का नाम भी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, जो कि अंग्रेजों द्वारा दिया गया एक स्ट्रेटेजिक नाम था, उसको बदलकर पख्तूनख्वा किया जाए। अब पाकिस्तान अपने ही आवाम से किस कदर घबराता है कि उसे ये डर लगा कि अगर उसने इसका नाम पख्तूनख्वा कर दिया तो कहीं पख्तून फिर से विद्रोह ना करके पाकिस्तान से अलग ना हो जाएं, इसलिए उसको 63 साल लगे, 47 से 63 साल लगे पख्तूनख्वा का नाम बदलने में। और जब उसने नाम बदला तो भी उसका नाम पख्तूनख्वा नहीं किया, उसका नाम खैबर पख्तूनख्वा किया। अब आप अपनी आवाम को इज्जत नहीं देते हैं, आपके हर राज्य से पाकिस्तान मुखालिफ नारे हमें सुनने को आते हैं, और बात करते हैं आप कश्मीर को तोड़ने की, बात करते हैं पंजाब को तोड़ने की। तो ऐसे में एक और शेर मौजूद हो जाता है जो मैंने पाकिस्तानी एक डिबेट में एक किसी बहुत अच्छे छात्र से, एक स्टूडेंट से सुना कि सावन के अंधे को सब उल्टा नजर आता है, सावन के अंधे को सब उल्टा नजर आता है, लैला अंधा नजर आता है और मजनू अंधी नजर आती है।